Good morning, children. I hope you all might be doing very good at your homes. Children, today's topic is scientific management. So today we will do about what is scientific management, who is the father of scientific management, and what is his contribution to the field of management. So here we have F.W. Taylor. His full name was Frederick Winslow Taylor, who is known as the father of scientific management. He started his career as an American mechanical engineer, and later on, due to his engineering background, he came out with certain principles and techniques of scientific management. Students, the main concern of F.W. Taylor was regarding the efficiency of workers and having best possible utilization of all the resources. His principles and techniques, they were not based on certain writings. Rather, he has repeatedly performed various experiments. बहुत सारी जगह पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, ऑब्जर्वेशन की, डिफरेंट फैक्ट्रीज में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखा, एंड फाइनली ही केम अप विद हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि व्हेनेवर वी डू नॉट प्लान आवर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते, हैफेजेड मैनर में कोई भी अपना काम करते हैं, at that time we can never get the best results. So he was an advocate of scientific aspect in every aspect of the management. Basically जो भी उनकी स्टडीज हैं they were applicable at floor level, जिसको हम शॉप लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल भी बोलते हैं. तो वहाँ पर उनकी सारी स्टडीज अप्लाई की गई हैं. He was a strong advocate of scientific management. He used to say that there should be application of science to each and every aspect of management. He was very much against the hit and trial approach. वो हमेशा कहते थे कि हमने हमेशा हर चीज़ में साइंस को अप्लाई करके देखना है कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और हर काम को करने का बेस्ट तरीका वही होता है जो उसका साइंटिफिक तरीका होता है. So he always advocated science in his approach. Next is, what is meaning of scientific management? Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. इसका मतलब है कि ये चीज़ जानना ध्यान से कि आप किसी से क्या काम करवाना चाहते हो और किस मेथड से करवाना चाहते हो, देन उसको ऑब्जर्व करना कि वो पर्सन उसको उसी बेस्ट तरीके से करे, विच विल हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो F.W. टेलर है, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ दिस थिंग दैट इफ वी वॉन्ट बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम आर वर्कर्स, तो वी ऑलवेज हैव टू फॉलो साइंटिफिक aspect in each and every work to be performed in the organization. Next we do is what are the aims and objectives of scientific management. The first main objective of scientific management was increasing the production level by optimum utilization of resources. Second aim was improved quality. F.W. टेलर was of the view कि जब हम किसी भी काम को करने में साइंटिफिक तरीका अपनाएंगे और प्रोडक्शन का एक बेस्ट मेथड डिसाइड करेंगे तो क्वालिटी भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. थर्ड वन इज रिड्यूसिंग कॉस्ट. साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया कि हम साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करेंगे विच विल लीड टू मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन. जो F.W. टेलर है, ही यूज टू से कि हर चीज़ आपने साइंटिफिकली सेलेक्ट करनी है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो मेथड्स हैं,
चाहे वो काम करने का तरीका है, चाहे आपकी मटेरियल्स हैं, एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन वेस्टेज। दिस वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स कि अगर हम साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज होती है इट विल बी रिड्यूस्ड। लास्ट वन इज इंसेंटिव वेजेस। दिस objective of scientific management was decided so that the workers who perform the best, जो वर्कर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, they should feel motivated। तो FW टेलर का मानना था कि अगर हम वर्कर्स को जो अच्छा काम करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड दिया है, टारगेट दिया है, उतना काम कर लेते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड वेज रेट देंगे, और जो वर्कर्स कम काम करते हैं उनको कम वेज रेट देंगे, और जो बहुत अच्छा करते हैं, स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर लेते हैं, उनको और ज़्यादा वेजेस देंगे। तो इससे सभी वर्कर्स को मोटिवेशन मिलेगी दैट दे शुड वर्क अप टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो इसीलिए वो जो स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इट विल एक्ट एज अ बिगेस्ट मोटिवेटर, क्योंकि FW टेलर का मानना था कि लोअर लेवल के वर्कर्स के लिए मनी एक्सेस द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो वहाँ आप वर्कर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको इंसेंटिव वेजेस दे सकते हो ताकि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन उस काम में दें। नेक्स्ट वी सी व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर। FW टेलर गेव 4 principles of management, namely science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. At the same time, he also gave techniques of scientific management, namely functional foremanship, standardization and simplification of work, method study, motion study, time study, fatigue study, and differential piece wage rate system. In this video, we will be discussing 4 principles of scientific management given by FW टेलर। तो लेट्स डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। FW टेलर ही पायनियर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो टेलर है ही इंसिस्टेड दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होना है, एवरीथिंग should be based on scientific inquiry and not an intuition। कोई भी काम सिर्फ इंट्यूशन पर, हिट एंड मिस मेथड पर करके देखते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। He always told that before doing any work you must give it a scientific thought। किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना चाहिए। पर यहाँ रूल ऑफ थंब का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वहाँ डिक्टेटरशिप रहेगी। रादर रूल ऑफ थंब का मतलब है, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जो मैनेजर है ही विल डू अ साइंटिफिक इंक्वायरी कि किस तरीके से वर्क को बेटर तरीके से किया जा सकता है। ही सजेस्टेड दैट बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ थंब ऑल वुड नॉट बी इक्वली अफेक्टेड। रूल ऑफ थंब को फॉलो करने से सब चीज़ उतनी अच्छी नहीं होगी। ही बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। FW टेलर का मानना था कि किसी भी काम को करने के लिए, बहुत अच्छे से करने के लिए, पूरी एफिशिएंसी से करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है। इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन वर्क लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज्ड। उनका मानना था कि हर छोटे से छोटे काम को हम साइंटिफिकली प्लान आउट कर सकते हैं। अगर हम साइंटिफिकली प्लान आउट करेंगे तभी हम टारगेट्स को बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रूल ऑफ थंब में अगर हम सोचें कि जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी काम को करने का मैनेजर डिसाइड करेगा, ऐसा उसमें नहीं होता। रादर टेलर का क्या मानना था कि किसी भी काम को करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो साइंटिफिकली प्लान्ड होना चाहिए,
उसके लिए हमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, बार बार रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो एक बेस्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर या जो बार बार आप एक स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर जो रिज़ल्ट आता है उसी काम को हम या उसी मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मैनेजर्स हैं दे आर नॉट ऑल इन ऑल फॉर टेकिंग द डिसीजंस, रादर दे शुड टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लॉजिक्स। जो मैनेजर्स हैं अपनी विश से कोई भी काम डिसाइड नहीं करेगा, रादर वो साइंटिफिकली उसको प्लान करेंगे, रिपीटेडली उसको अप्लाई करके देखेंगे कौन सा बेस्ट मेथड है, उसको एम्प्लॉयज़ पर या वर्कर्स पर बार बार उसकी एक्सपेरिमेंटेशन होगी। जब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड किसी काम को करने के लिए डिसाइड किया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के अंदर टेलर क्या कहता है कि वी शुड रिप्लेस साइंस विद रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो इट इज साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, विच मीन्स कि हमने लकीर के फ़कीर नहीं बनना, हमने हर काम में किसको अडॉप्ट करना है, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करना है जो साइंटिफिक इंक्वायरी लॉजिक्स एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड हो। जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो मैनेजर्स हैं दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन द ऑनर्स एंड द वर्कर्स। जो मैनेजमेंट है या जो ऑनर्स हैं उनके और वर्कर्स के बीच में जो हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स हैं दे सर्व एज अ मेजर लिंक। ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा हार्मनी होने की, पीस होने की ज़रूरत है। बोथ शुड रियलाइज दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। दोनों ने एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना है, रादर देन एक दूसरे के ऊपर लुक डाउन करने की बजाय उन दोनों ने एक दूसरे को उनकी इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करना है। जो वर्कर्स है उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचना कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है इट शुड ऑल्सो नॉट लुक डाउन अपॉन दी वर्कर्स कि वर्कर्स तो कोई काम कर ही नहीं रहे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है कि वर्कर्स और जो मैनेजमेंट हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड, अपना आउटलुक चेंज करें। इसीलिए जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है ही कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इट मीन्स कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। देयर शुड बी ए कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टूवर्ड्स ईच अदर। रादर उन्होंने एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट हैं दे शुड ट्राई दैट वट एवर द गेन्स ऑफ द बिजनेस आर देयर दे शुड शेयर दोज गेन्स विद द वर्कर्स। इससे वर्कर्स को मोटिवेशन भी मिलेगा, दे विल पुट देयर मोर एफर्ट्स बिकॉज दे नो कि उनको भी प्रॉफिट का कोई पार्ट मिलेगा, उनको भी प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलेगा, तो इसीलिए वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो जो टेलर है उनका मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी, उसका प्रॉस्पेरस होना वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जो वर्कर्स है उनका मेन टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ऐसे नहीं है कि बिना काम करे इनकम हो जाएगी, रादर दे शुड बी इनकरेज टू डू मोर एंड मोर वर्क। जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है उनका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वर्कर्स बहुत अच्छा करेंगे, उनको ज़्यादा सैलरी देंगे और जितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर हम वर्कर्स को भी देंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो कभी भी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं या जो वर्कर्स के हेड्स हैं वो कभी भी स्ट्राइक पे जाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैनेजमेंट है उनकी वजह से ही हम यहाँ पर टिके हुए हैं। हम प्रॉस्पेरस तभी हो सकते हैं अगर हम काम करते हैं। लाइक इसमें हम जापानीज़ कंपनीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं कि जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं वहाँ अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोई एजिटेशन होता है
ठीक है, तो वो स्ट्राइक पे नहीं जाते, रादर वो एक ब्लैक रिबन टाई करते हैं जिससे वो मैनेजर्स को शो करते हैं कि हम आपसे डिससेटिस्फाइड हैं, और वो रूटीन डेज से ज़्यादा काम करते हैं। तो इट मीन्स जो मैनेजर्स हैं उनको भी उन वर्कर्स की डेडिकेशन देख के समझ आना चाहिए कि ये डिससेटिस्फाइड हैं, दे शुड ऑल्सो लिसन टू दी